नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो ऑब्जेक्टिव हिंदी ऐच्छिक मॉडल सेट 3 का जो प्रश्न दिया हुआ है उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करूंगी। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि इसमें खंड क, खंड ख, खंड ग 3 खंड दिए हुए हैं। खंड क में अपठित गद्यांश दिया हुआ है। उस गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्न 1 से 4 तक के प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश से ढूंढकर देना है। तो गद्यांश कुछ यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से। स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवधारियों की समस्त क्रिया प्रतिक्रियाएं रुक जाती है, स्थिर हो जाती हैं। जीवन को जल भी इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार रुका जल सड़ जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार स्थिर और कर्महीन जीवन से स्वास्थ्य खो जाता है। स्वास्थ्य और खेलकूद का परस्पर गहरा संबंध है। पशु पक्षी हो या मनुष्य, जो खेलता कूदता नहीं वह उत्फुल्ल और प्रसन्न रह भी नहीं सकता। जब हम खेलते हैं तो हम में नया प्राणावेग, नई स्फूर्ति और नई चेतना आ जाती है। तो गद्यांश ये रहा। और इससे जो प्रश्न पूछा गया है, जीवन की कुंजी क्या है? तो जीवन की कुंजी क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है जीवन की कुंजी। तो क्या है जीवन की कुंजी? स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो स्वास्थ्य आंसर सही होगा। तो यहाँ पे धन दिया हुआ है, स्वास्थ्य दिया हुआ है, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आंसर होगा वो स्वास्थ्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा जल सड़ जाता है? बहता जल, गतिशील जल, रुका हुआ जल या इनमें से सभी? तो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रुका हुआ जल जो है वो सड़ जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिस प्रकार रुका जल सड़ जाता है, यानी कि रुका हुआ जल। क्वेश्चन नंबर 3 है, पशु पक्षी में कौन सा समास है? तो पशु और पक्षी दोनों शब्द जो है संज्ञा है और दोनों शब्द प्रधान है। पूर्व पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो बीच में और चिन्ह आएगा, पशु और पक्षी। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलने से हमसे क्या आ जाती है? यानी कि जब हम खेलते हैं तो हमें क्या आ जाती है? तो खेलने में हमें, यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश में कि खेलने में हमें प्राणावेग, नई स्फूर्ति और नई चेतना आ जाती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी नया प्राणावेग, नई स्फूर्ति, नई चेतना, यानी कि ये तीनों आता है। फिर आगे है पद्यांश दिया हुआ है। इस कविता को पढ़ करके प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प इसी पद्यांश से ढूंढकर देना है, आंसर देना है। पद्यांश कुछ इस प्रकार से है, खोल सीना बांधकर मुट्ठी कड़ी, मैं खड़ा ललकारता हूँ, जो ओ नियति तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको स्वयं ललकारता हूँ। हाँ वही मैं, जो कि कल तक कह रहा था, तुम ही हो सर्वस्व मेरी और यह जीवन तुम्हारी कृपा करुणा का भिखारी। दान दो संजीवनी का, यादों मृत्यु का स्वीकार है, विनत सिर स्वर मन कंपित ओष्ठ। तो यहाँ पर नियति को पुकार रहे हैं कवि, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार रहा है? तो यहाँ पर कवि जो है वो नियति को ललकार रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, कवि किसको ललकार रहा है? नियति। देखिए, खोल सीना बांधकर मुट्ठी कही, मैं खड़ा लड़का, मैं यहाँ पर कवि के लिए प्रयोग हुआ है और क्या ललकार रहा है? ओ नियति, यानी कि कवि जो है वो नियति को ललकार रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपा करुणा में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो कृपा करुणा में देखिए क और क वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैंने हमेशा से बताया है कि जिस काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण का दोहराव बार बार हो, वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि वहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है। क्या हुई है? वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले यानी कल तक कवि था, यानी कि पहले तक यानी कि पहले कल कवि क्या था? तो वो भाग्यवादी था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कवि क्या है? कल भाग्यवादी था, तो आज क्या है? आज आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो खंड ख है, इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? अब देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो इसका जो पहचानने का तरीका है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए सभी में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, सब में देखिएगा संचार 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 है। ठीक है, लेकिन संपादन में कोई संचार नहीं है। तो हम गेस करेंगे कि संचार का एक प्रकार नहीं, यानी कि संचार जनसंचार भी होता है, सांकेतिक संचार था, समूह संचार, तब तो उसमें संचार लगा हुआ है ना। इसलिए ये तीनों प्रकार है संचार का, लेकिन संपादन नहीं है। ये संपादन अखबार में होता है, संपादक के द्वारा संपादन किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे बुनियादी रूप है, सबसे बुनियादी रूप क्या है? अंतःवैयक्तिक संचार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार का प्रमुख कार्य जो है वो है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? तो जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम टेलीविज़न को माना जाता है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो किसी भी न्यूज़ को या कोई भी चीज़ को अगर हम सुनते हैं तो वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता, लेकिन हम देखने के साथ साथ सुनते भी हैं तो वो अधिक कारगर सिद्ध होता है। इसलिए जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम जो है वो टेलीविज़न है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था? तो भारत में सर्वप्रथम अखबार छपा था 1780 में, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा है 1556 गोवा, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फार्मूला होता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? तो किसे समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? संपादकीय को। ठीक है, तो संपादकीय को समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आलेख लिखते समय हमें पहली बात का ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों का उदाहरण का संग्रह हो। दूसरा है, लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया गया, यानी कि ये दोनों को हमें ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है खंड ग से, पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक से आपका यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कविता, आपके पाठ्य पुस्तक से ही है। इस पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है उस कविता को पढ़ना है और उससे जो प्रश्न 19 से 22 के लिए पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो जैसे कविता यहाँ पर है, जैसे बहनदा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पिहराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई।
तो ये कविता जो है, इस कविता से प्रश्न पूछा गया है 19 से 22। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? पाठ का नाम बताना है। तो ये पाठ है वसंत आया। ठीक है, वसंत आया पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इसमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सी अलंकार है। तो मैं बताई थी कि यहाँ पर सी जो दिया हुआ है ये उपमा अलंकार का पहचानने का तरीका है। आप कविता पढ़े, आपको समझ में नहीं आया कि ये कौन सा अलंकार है, तो अगर किसी भी काव्य में सी आ गया, यानी कि सी सा आ गया, तो वो उपमा अलंकार होता है, यानी कि उपमा अलंकार, किसी से तुलना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया के कूकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? बंगले से आ रही है, आश्रम से आ रही है, सड़क से आ रही है, जंगल से आ रही है? तो यहाँ पर देखिए बंगले से किसी तरु है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, यानी कि इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये तो पाठ्य पुस्तक से था, ये भी पाठ्य पुस्तक से है 23 नंबर, लेकिन ये आपको कोई गद्यांश या पद्यांश दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन है, एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है? ईमानदारी के रास्ते से हटा लिया है, आगे बढ़ने के रास्ते से हटा लिया है, सही रास्ते पर चलने से हटा लिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है कवि आगे बढ़ने की दौड़ से खुद को क्या करता है? हटा लेता है। इसलिए कहता है ना एक कम, यानी कि उस दौड़ में एक क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि हम क्या हो गए? उससे पीछे हट गए। नेक्स्ट प्रश्न है, तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? ये जो तोड़ो कविता है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये इस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहता है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें है, ऊसर बंजर पड़ती भूमि को तोड़कर खेत बनाने से ही वह उपज होगी, एकदम ये संदेश दिया है। दूसरा है, मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर करके ही सृजन शक्ति प्राप्त की जा सकती है, ये भी संदेश दिया है। तीसरा है, धरती हो या मन दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना आवश्यक है, ये भी संदेश दिया है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्नेलिया के गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है? यानी कि जो कार्नेलिया का गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित दूसरा कविता, इसमें भारतवासियों की क्या क्या विशेषता बताई गई है? पहला है, अनजान लोगों को आश्रय देता। दूसरा है, दूसरों के दुख में दुखी होना। तीसरा है, ए और बी दोनों। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम कविता में पढ़े हैं कि अनजान लोगों को मिलता एक सहारा, यानी कि आश्रय देता है। दूसरों के दुख में भी दुखी होना, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो सरोज स्मृति शोक गीत है। क्यों शोक गीत है? इसलिए शोक गीत है क्योंकि सरोज स्मृति जो निराला कवि ने लिखा है, ये अपनी जब इनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तो अपनी बेटी की मृत्यु के उपरांत इस कविता को लिखते हैं। उनकी बेटी का नाम ही रहता है सरोज। तो जब उनकी बेटी का देहांत हो जाता है तो उससे दुखी होकर ये काव्य की रचना करते हैं। इसलिए इस कविता को, इस जो कविता है इसको शोक गीत कहा जाता है, क्योंकि अपनी बेटी के मृत्यु के उपरांत इस कविता को शोक के रूप में लिखे हैं, इसलिए ये शोक गीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है? जब सत्य को प्राप्त करना रहता है, विष्णु खरे का है ये कविता, सत्य कविता से है। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्यक्तिगत स्वार्थ की आवश्यकता पड़ती है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, अज्ञातवास की, या इनमें से सभी? तो इसमें जो है दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य को पाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना होगा, तभी हम सत्य को पा सकते, क्योंकि सत्य जो है जटिल है, उसको पाना बहुत कठिन है। तो हम दृढ़ संकल्प होकर जब तक हम सत्य को पाने की चाह नहीं रखेंगे, दृढ़ संकल्प नहीं होंगे, तब तक हम सत्य को पा नहीं सकते हैं।
अब नीचे गद्यांश दिया हुआ है, वो भी आपके पाठ्य पुस्तक से ही दिया हुआ है, और इसमें प्रश्न 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन करना है इस गद्यांश के। गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है। एक दिन कई लोग बैठ बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? यानी कि ये जो दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर जो पंडित जी कहते हैं कि कुछ नहीं, एकादशी का व्रत था इसलिए कुछ जल खाया, यानी कि जल को पिया जाता है, खाया नहीं जाता है, इसलिए उनसे मजाक के स्वर में कहते हैं कि जल खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पूछता है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता कौन है, ये जो दिया गया है, ये प्रेमगन के छाया स्मृति पाठ से लिया गया है। तो इसके जो लेखक है वो रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? पंक्ति में चौधरी साहब के किस स्वभाव का पता चलता है? तो किस स्वभाव का पता चलता है? मजाकिया स्वभाव का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलाहार का संधि विच्छेद कीजिए। फल ए है फला जोड़ हार, बी है फल जोड़ हार, सी है फला जोड़ हर, डी है फल जोड़ आहार। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत ये सही होगा, क्योंकि फलाहार जो है, ठीक है, ये फलाहार जो है इसको हम तोड़ते हैं तो फल होता है। ठीक है, और ये आकार जो है वो आ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, आ में आकार है इसलिए आ में परिवर्तन हो गया, और बच गया हार, तो हम लिख दिए हार। तो क्या हो गया? फल जोड़ आहार। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? अब पाठ का इसमें नाम बताना है, तो पाठ जो होगी वो प्रेमगन की छाया स्मृति, इस पाठ से ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने 1925 ईस्वी में लिखा है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास एक बृहद रचना माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये 1925 ईस्वी में इनकी रचना की है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये इनके अक्षय स्रोत, कीर्ति का, ख्याति का, यश का ये एक स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? तो ऑप्शन नंबर सी, पंडित केदारनाथ जी पाठक, जहां से वो पुस्तकें लेकर लेखक पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला के वार्षिकोत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चे से क्या कहा? तो क्या मांगा? यही कहता है ना कि इच्छानुसार इनाम मांगने के लिए कहा, क्योंकि सभी उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे 8 साल के बच्चे से कि 9 रस का उदाहरण बताइए, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बहुत तरह तरह की सवालें उनसे पूछा जाता है। लेकिन एक वृद्ध जो है वो उनके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछता है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार इनाम मांगो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल मोहम्मद आगा खां कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव में आया था? तो ये है 5 वर्ष। ये संवादिया पाठ से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर है, वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया है? किस नेता के बारे में कहा गया है? यानी कि महात्मा गांधी। अगर यहाँ पर प्रश्न आता कि यह वाक्य किसने कहा है, तो होता यासिर अराफत। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किस नेता के बारे में कहा गया है, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, क्योंकि प्रेमचंद उनका बाद का नाम था। जब हिंदी में वो लिखना शुरू किए तब। ठीक है, धनपत राय उनके बचपन का नाम है और अमृत राय उनके बेटे का नाम है। तो नवाब राय जो है वो उनका उर्दू में ये लिखते थे। ठीक है, उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? यानी कि सूरदास के खिलाफ कौन भड़काता था भैरव को? तो जगधर भड़काता था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? क्यों झोपड़ी में आग लगाता है? जगधर द्वारा उकसाने और भड़काने के कारण। ये तो भड़काता ही है, ठीक है, लेकिन ये कारण नहीं है सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने का। दूसरा है, सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में, ठीक है। तीसरा है, सुभागी को मारने से रोकने के कारण। ये भी रोकता है, सुभागी को मारने से रोकता है, या ये सभी? तो यहाँ पर सभी लगभग सही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने क्यों लगाई, तो एक ही कारण है, प्रमुख कारण है केवल ऑप्शन नंबर बी, सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में। तो भैरव हमेशा यही सोचता था, जब भी भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मारता था तो वो सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाती थी और सूरदास उसको मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उसको बचा लेता था। तो उसके दिमाग में, उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि सुभागी मेरी पत्नी का सूरदास के साथ अफेयर है, उसके साथ अवैध संबंध है। इसी शक के आधार में वो सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ये सभी करोगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास को किस बात का दुख था? किस बात का दुख था? बर्तन के जल जाने का दुख था, झोपड़ी के जल जाने का दुख था, या रुपयों की पोटली खो जाने का दुख था, या इनमें से सभी? ये भी मिलता जुलता आंसर है, सभी, लेकिन जो आंसर सटीक होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसको किसी का गम नहीं था। वो झोपड़ी फिर से बना लेंगे ये सोच रहा था, लेकिन रुपयों में जो पोटली उन्होंने जमा की थी, उस रुपये की पोटली उसे नहीं मिल रहा था। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उस पोटली में उन्होंने रुपया जमा किया था। गया जाकर अपने पूर्वजों को पिंडदान करना चाहता था, इसलिए पैसा जमा किया था, और मिठुआ की शादी करना चाहता था, इसलिए जमा किया था, और कुआं खुदवाने के लिए पैसा वो जमा किया था। तो उनके सारे जीवन की जमा पूंजी उस पोटली में थी, तो वो पोटली उसे नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 4 उसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।